विद्यालयों में जो सिलेबस बनता है, सिलेबस बनाने वाले कौन हैं? हम आप नहीं वहां बैठे हुए हैं। हम आप सिलेबस नहीं बनाते हैं, सिलेबस वही बैठे हैं जो हमेशा से हमारे और आपके खिलाफ बैठे हैं। तो पाठ्यक्रम में हमारे महापुरुषों को शामिल नहीं किया जाता। क्या पाठ्यक्रम में आपने संत गाड़गे बाबा को पढ़ा था? हाई स्कूल, इंटर, 8वीं, 10वीं, 12वीं कहीं कभी पढ़े हैं आप संत गाड़गे बाबा के विषय में? क्यों, क्या ये महान नहीं थे? मैं आपको बता दूं कि महात्मा गांधी भी स्वच्छता के विषय में उनको अपना गुरु मानते थे, लेकिन हमारा देश गाड़गे बाबा को अपना गुरु मानने को तैयार नहीं। आपको बता दूं कि जैसे बाबा साहब की मृत्यु हुई 6 दिसंबर को, उसके 13 दिन बाद शोकाकुल होकर के संत गाड़गे बाबा भी इस धरा को छोड़ करके चले गए। तथागत गौतम बुद्ध भी यही कहते थे कि चाहे मैं ही क्यों न कहूं, चाहे कोई बड़ा महापुरुष कह दे, लेकिन तुम उस बात को मत मानना। पहले उसे अपने तर्क की कसौटी पर परखना, विज्ञान की कसौटी पर परखना। अगर तुम्हें सही लगे तो मानना, नहीं तो मत मान। तो कहते हैं कि मैं चाय बेचता था, तो उनकी चाय की केतली हम छीन करके यहाँ आए हैं। अब उसका जो झोला है, जब वो जाने लगेगा, उसका झोला चेक करना है हमको। शिक्षा रहेगी, मैं अपने बच्चों को पढ़ा करके वहां से राशन भी ले लूंगा और सारे अधिकार भी ले लूंगा। ना तो तुम्हारा आयुष्मान कार्ड मुझको चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे 2 चीज चाहिए, शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए। माननीय विजय प्रताप यादव ताली बजा के करता है। धन्यवाद संचालक महोदय, पूर्व जिला उपाध्यक्ष भीम आर्मी जी। अपनी कोई भी बात कहने से पहले लाइट ऑफ एशिया कहे जाने वाले तथागत गौतम बुद्ध जी को नमन करते हुए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करते हुए, हमारे धोबी समाज में जन्मे हमारे वास्तविक संत जो कहे जाते हैं, संत तो बहुत होते हैं लेकिन जिन्हें हम वास्तविक संत कह सकते हैं, ऐसे महान संत गाड़गे बाबा जी को नमन करते हुए, और अभी 9 तारीख को मानवर कांसीराम साहब की जो है पुण्यतिथि आ रही है। 9 तारीख को मैं उनको अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, उनको नमन करते हुए, और अपने समाज में जन्मे हुए उदा देवी पासी को नमन करते हुए, और महाराजा बिजली पासी को नमन करते हुए, माँ फातिमा शेख को नमन करते हुए, माँ फूलन देवी को नमन करते हुए, और अपने बहुजन समाज में जन्मे तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम पेश करता हूं। साथियों, कोई भी कार्यक्रम होता है तो उस कार्यक्रम का उद्देश्य होता है कि हम यहाँ आए, इसके पहले हमारे पास क्या था और हम यहाँ से जा रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा। अभी हम आए थे तो हो सकता है कि हमारे दिमाग में खालीपन रहा हो, लेकिन यहाँ से जाएं तो कुछ न कुछ जरूर ग्रहण करके जाएं। ऐसा नहीं है कि हम आए, यहाँ सुने, 4 लोग बता दिए कोई बात, उसके बाद सुनने के बाद हम निकल गए। बैठ, चलो बैठ। एक ऐसा है ना कि सिस्टम बन गया है लोगों का, जो है कि किसी को देख करके जो है पैसा चढ़ाने का, ये भी एक तरीका है लोगों से पैसा निकलवाने का। ये चीजें धीरे धीरे निकलेंगी। तो मैं बात कर रहा था कि हम आए यहाँ और गए, जाएंगे तो क्या मिलेगा हमको। आने से पहले क्या वही बातें हमारे दिमाग में थी, और चले जाएंगे तो क्या वही हमारे दिमाग में बातें रहेंगी। इन सब बातों पर हम बात करने के लिए आए हैं। सबसे पहले हम बता दें कि हम हैं कौन और यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं। हम भीम आर्मी संगठन से हैं, जैसा कि काफी लोग आप सभी जानते होंगे जो नवयुवक साथी हैं, कि भीम आर्मी एक ऐसा संगठन है जो सामाजिक काम करती है। चाहे समाज में किसी भी प्रकार का काम हो, चाहे हमारे जैसे कि अभी बात हुई 85% की, तो ये संगठन, हमारा संगठन 85% के लिए काम करता है। यदि इस देश में 100 लोगों की जनसंख्या है तो हम 85 के लिए काम करते हैं। और क्या काम करते हैं, यदि इन जातियों में, जैसा कि मेरे भाई ने अभी बताया कि हम 85 में 6743 जातियां आती हैं, इन 6743 जातियों में कहीं भी किसी भी प्रकार का अन्याय होता है, शोषण होता है, किसी भी प्रकार का दमन होता है, तो भीम आर्मी जाकर के उस अन्याय, शोषण, दमन को खत्म करने का काम करती है। ये हमारा संगठन काम करता है। और दूसरा हमारा मुख्य काम क्या है, हम शिक्षा को लेकर के, जैसा कि आपने देखा होगा यहाँ जितने वक्त आए हैं सभी ने शिक्षा के विषय में जरूर थोड़ा बहुत जरूर बताया है। तो हमारा एक मुहिम है, चंद्रशेखर भाई की जो नाम आया टाइम मैगजीन में, यानी कि विश्व रैंकिंग में जो महान व्यक्तियों की सूची निकलती है उसमें उनका नाम आया। ये किस लिए आया था, उसमें 2 पहलू थे। तो पहला पहलू ये था कि ये व्यक्ति क्या करते क्या हैं। पहले तो ये करते हैं कि लोगों का, जो मैंने आपको बताया कि शोषण, अन्याय, अत्याचार से लोगों को मुक्त करवाते हैं। अपनी टीम को लेकर के पहुंचते थे उसमें शुरुआत में। और दूसरा काम ये था कि जगह जगह विद्यालय, गांव में विद्यालय खोले जाते थे। विद्यालय जैसे कि कोचिंग टाइप के खोले जाते थे। जैसे आप विद्यालय जाते हैं, हमारे बच्चे फिर लौट करके आते हैं तो कुछ बच्चे हमारे कमजोर होते हैं,
चीजें समझ नहीं पाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि गांव-गांव में विद्यालय खोलते हैं, एक कोचिंग खोलते हैं। तो हमारे गांव के जो नवयुवक हैं, पढ़े लिखे हैं, 1 घंटे निःशुल्क, उनको कोई फीस नहीं मिलती है, तो निःशुल्क हम 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे का वहां समय देते हैं और बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। ताकि इसका ये तरीका है कि इससे हम अपनी वैचारिकी को भी डेवलप करें, हम अपने महापुरुषों को भी पढ़ाएं। क्योंकि विद्यालयों में जो सिलेबस बनता है, सिलेबस बनाने वाले कौन हैं? हम आप नहीं वहां बैठे हुए हैं, हम आप सिलेबस नहीं बनाते हैं, सिलेबस वही बैठे हैं जो हमेशा से हमारे और आपके खिलाफ बैठे हैं। तो पाठ्यक्रम में हमारे महापुरुषों को शामिल नहीं किया जाता। क्या पाठ्यक्रम में आपने संत गाड़गे बाबा को पढ़ा था? हाई स्कूल, इंटर, 8वीं, 10वीं, 12वीं कहीं कभी पढ़े हैं आप संत गाड़गे बाबा के विषय में? क्यों, क्या ये महान नहीं थे क्या? जैसा कि अभी हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष जी ने बताया कि उन्होंने क्या काम किया था कि सफाई को लेकर के सबसे बड़ा काम किया। लेकिन आज सफाई का जनक कहा किसे जाता है? महात्मा गांधी को कहा जाता है। ऐसा सोचिए कितना बड़ा अन्याय है और कितनी बड़ी हास्यास्पद बात है कि वह करते क्या था कि एक पात्र लिए रहते थे। अभी देखिएगा उनके पिक्चर, आप देखिए, उनके सर पे एक गाड़, वो महाराष्ट्र में जो पात्र होता है मिट्टी का, उसको गाड़गा कहते हैं। तो गाड़गा अपने सर पे रखते थे और उसी गाड़गे में कहीं भी रात्रि हो जाती थी तो खाना खा लेते थे। सोचिए उस महान व्यक्ति के विषय में जरा सा जानने का प्रयास करिए कि कितना त्याग किया उन्होंने। वह वहीं खाते थे, वहीं सो जाते थे। बताया मेरे जिलाध्यक्ष जी ने कि गांव की जो गंदगी होती थी उसमें तमाम बीमारियां फैलती थी, उसको साफ सफाई करवाने का काम करते थे। किसी भी गांव में पहुंच जाते थे, किसी से कोई परिचय नहीं, लेकिन जहां देखते थे कूड़ा करकट इकट्ठा है तो कूड़ा करकट तुरंत हटाना शुरू कर देते थे। तो 2-4 लोग जो इज्जतदार लोग होते थे तो पूछते थे कि बाबा आप क्यों कर रहे हैं? हम तो यहाँ रहते हैं, हम नहीं साफ करते तो आप क्यों साफ करते हैं? तो कहते थे कि तुम मेरे लोग हो, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? इसलिए वह स्वतः लग जाते थे और उस काम को पूरा करते थे। तब लोग अपने आप को जो है शर्मिंदा महसूस होकर के खुद उनके साथ उस कारवां में जुड़ जाते थे। और ये कारवां जुड़ते 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 एक दिन ऐसा आया कि बहुत बड़ा कारवां बन गया। वह कारवां बहुत बड़ा बना और जैसा कि मैंने बताया आपको, उनका नाम नहीं लिया जाता। अभी मैं आपको बता दूं कि महात्मा गांधी भी स्वच्छता के विषय में उनको अपना गुरु मानते थे, लेकिन हमारा देश गाड़गे बाबा को अपना गुरु मानने को तैयार नहीं है। ये कितना हास्यास्पद है। अच्छा, ऐसा क्यों है? यही गाड़गे बाबा यदि ऊंची जाति में जन्म लेते, देखिए यहाँ किसी जाति पात की बात नहीं है, लेकिन हमारे महापुरुषों को दबाया जाता है। जैसे मैंने आपको नाम बताया वीरांगना उदा देवी पासी के विषय में, यहाँ अमूमन हमारे मंच को छोड़ करके कुछ ही लोग ऐसे होंगे जो वीरांगना उदा देवी पासी के विषय में जानते होंगे। ऐसा अन्याय क्यों होता है? माँ फातिमा शेख के विषय में नहीं जानते होंगे। ऐसा क्यों होता है हमारे महापुरुषों के साथ ही? ये घालमेल क्यों होता है? ये इतिहास की किताबों में हमें पढ़ाया ही नहीं जाता। तो गाड़गे बाबा के विषय में नहीं पढ़ाया जाता। गांधी जिनको अपना गुरु मानते थे स्वच्छता के विषय में, उनको हम पढ़ ही नहीं पाए। और एक रिश्ता हमारा आपका और बनता है, हम आप जान ही नहीं पाते। जैसे कि हम अगर यदि मान ले कि बाबा साहब की मूल जाति को मैं ले लूं, महार जाति से आते थे, महार, जाटो, दल और चमार जातियां, जैसे महाराष्ट्र में महार होते थे, उसी जाति से आते थे। मैं आपको बता दूं कि दोनों में बड़ी घनिष्ठता थी। बाबा साहब और गाड़गे बाबा में वो घनिष्ठता थी। मैं आपको बता दूं कि जैसे बाबा साहब की मृत्यु हुई 6 दिसंबर को, उसके 13 दिन बाद शोकाकुल होकर के संत गाड़गे बाबा भी इस धरा को छोड़ करके चले गए। ये रिश्ता था उन दोनों का, और ये रिश्ता हमारे और आपके बीच में क्यों नहीं पनप पा रहा है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर किसी महात्मा को नहीं मानते थे, किसी संत, किसी बाबा को विश्वास नहीं करते थे, लेकिन उनकी आस्था और श्रद्धा थी तो संत गाड़गे बाबा में थी, क्योंकि वह भी समाज के लिए काम कर रहे थे। संत गाड़गे बाबा भी समाज के लिए काम कर रहे थे। उन्होंने कहा, बाबा साहब ने अपने जीवन में 3 गुरु बनाए। पहला गुरु बनाया उन्होंने तथागत गौतम बुद्ध को, जिन्होंने बताया, तर्क की बात बताई, विज्ञान की बात बताई। उन्होंने कहा, जैसे देखिए, मैं किसी पर आक्षेप नहीं करता, लेकिन लोग कहते हैं कि जो कहा जा रहा है उसे बस सुन लो। मैं यहाँ कह रहा हूं तो मेरी बात आप मान लीजिए। मैंने बाबा साहब के विषय में बताया तो मेरी बात आप मान लीजिए। मैंने गाड़गे बाबा के विषय में बात बताया तो आप मान लीजिए। ये भी तो एक प्रकार का भ्रम है, ये गलत है। मैं जो बता रहा हूं, आप जाइएगा घर पे, गूगल करिएगा, किताब खोलिएगा कि जो यहाँ के वक्ता बता करके गए हैं, क्या वह बात सही है या गलत है? क्या उन्होंने कहीं कुछ गलत तो नहीं बता दिया? क्या गांधी उनको भी अपना गुरु मानते थे या नहीं मानते थे? तो जब जाइएगा, आप पढ़िएगा तो आपको मिलेगा। तो तथागत गौतम बुद्ध भी यही कहते थे कि चाहे मैं ही क्यों ना कहूं, चाहे कोई बड़ा महापुरुष कह दे, लेकिन तुम उस बात को मत मानना। पहले उसे अपने तर्क की कसौटी पर परखना, विज्ञान की कसौटी पर परखना। अगर तुम्हें सही लगे तो मानना, नहीं तो मत मानना। तो वह पहले गुरु थे उनके।
दूसरे गुरु कौन थे? दूसरे गुरु थे संत कबीर। संत कबीर को उन्होंने अपना गुरु माना। वह भी बैकवर्ड समाज से आते थे। सोचिए कि बाबा साहब महार समाज से थे, लेकिन उन्होंने 3 गुरु बनाए, तीनों ओबीसी गुरु बनाए। तीसरा गुरु उनका कौन था? ज्योतिबा फुले साहब को, वह भी माली समाज से आते थे। इन तीनों को उन्होंने अपना गुरु बनाया। लेकिन हमारा ओबीसी समाज क्या करता है? अभी तक बाबा साहब को नहीं अपना पाया। जो पिछड़ा समाज है वह बाबा साहब को अपना नहीं मान पाता है। वो तो भाई यही सोचता है कि वो दलितों के नेता थे, हमारे लिए उन्होंने क्या किया। लेकिन उन्होंने अपने 3 गुरु बनाए। तो लेकिन चौथा भी गुरु बनाया, किसको बनाया? चौथा गुरु उन्होंने संत गाड़गे बाबा को बनाया। तो हमारी आपकी पहचान की वहां से मिलती है। अंबेडकरवाद और गाड़गे बाबा की जो विचारधारा थी एक थी। तो गाड़गे बाबा ने जीवन संघर्ष में, अपने पूरे जीवन में संघर्ष किया। तमाम विद्यालय खुलवाए, तमाम आश्रम खुलवाया। पंढरपुर में उन्होंने एक छात्रावास खुलवाया था। पंढरपुर में एक छात्रावास खुलवाया, जो चल करके आगे चल करके उन्होंने बाबा साहब को दान दे दिया कि बाबा साहब इसमें आप अपना मिशन चलाइए। बाबा साहब ने उन्हें उस विद्यालय में, उस छात्रावास में अपना विद्यालय खोला आगे चल करके। ये हमारी और आपकी वैचारिक रिश्तेदारी यहाँ से बनती है। ये नहीं है जब तक हमारा, जैसा कि बाबा साहब ने कहा कि अगर समाज को एक करना है तो अंतर जाति विवाह हमको करना होगा और सहभोज करना होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप चौधरी समाज से आते हैं, हम जाटो समाज से आते हैं, हम अहिर समाज से आते हैं, तो हमारी आपकी भी ये जो मन नहीं पाती है कि हम क्यों उनके शादी करें, हम उनमें क्यों शादी करें। ये नहीं हो पाता, हमारी विचारधारा नहीं बनती। मैं तो जाटा हूं, मैं धोबी से ऊंचा हूं, मैं धोबी हूं तो नीचे वाली जातियों से ऊंचा हूं। सबसे मुख्य बात यह है कि जो वर्ण व्यवस्था बनी हुई है, बड़ी ही सुंदर व्यवस्था है। ये एक जैसे सीढ़ी हमारे घरों में होती है ना, ज्यादा से ज्यादा 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच की गैपिंग पे होती है, तो वही व्यवस्था हमारी जातियों में बनी हुई है। ऐसे सीढ़ीगत जाति हमारी बनी हुई है। अहिर है, उसके नीचे मौर्य है, उसके नीचे पटेल है, ऐसे जातियों का एक क्रम बना हुआ है। तो ऊपर वाली जाति अपने आप को बड़ा गर्वान्वित महसूस करती है, चला हो हमारे निचवा इतनी जाति हो, तो उगरे नीचे वाली गर्वान्वित करता कि अबे हमारे जो बहुत है। वैसे ही हमारा धोबी समाज और हमारा दलित समाज, तमाम जो भी जातियां हैं हमारी, वह भी महसूस करते हैं कि मेरे जात के नीचे भी तमाम जातियां हैं, अपने आप को गर्वान्वित समझते हैं। इसमें कौन से गर्व की बात है? जब बाबा साहब और गाड़गे बाबा में वैचारिक रिश्तेदारी बन सकती है, तो हमारी और आपके बीच में वैचारिक रिश्तेदारी क्यों नहीं बन सकती है? हम अपनी बेटी को आपको क्यों नहीं दे सकते, आपकी बेटी हम क्यों नहीं ले सकते? क्या बुराई है हमारे और आप में? विवाह क्या जातियों का होता है? विवाह जो जातियों का करता है वह इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, इस दुनिया का सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा है। यह हमें और आपको बांट के रखने के लिए रखा गया है। देखते हैं ना कि आजकल हाइब्रिड धान, हाइब्रिड गेहूं बोया जाता है। क्यों बोया जाता है भैया? हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? 2, 3, 4 प्रजातियों को मिलाकर के एक अच्छी प्रजाति बनाई जाती है। तो क्या करती है? जैसे साहिवाल गाय हो गई, फिजिशियन गाय हो गई, तो बड़ा अच्छा दूध देती है ना। देसी 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर देती होगी। लेकिन कई गाय देखिए आप 20 लीटर, 25 लीटर, 30 लीटर दूध देती है। उसका क्या अर्थ है? वह हाइब्रिड है। वह कई जो है जब गायों को, पशुओं को मिलाकर बैलों का जो बनाया जाता है, उससे वह बनती है। तो उसी तरीके से जैसे हम जाटो समाज से हैं, हम अहिर समाज से हैं, हम मौर्य समाज से हैं, आप चौधरी समाज से हैं, आप हमारे मुसहर समाज से हैं। जब हमारा खून एक होगा तो वह वर्ण संकर होगा। जो बच्चे हमारे पैदा होंगे वह बहुत तीक्ष्ण होंगे, बुद्धिमान होंगे, तो ऐसा होगा। लेकिन आप देखते होंगे हमारे उच्च वर्गों में, कभी मैं यहाँ जात का नाम नहीं लूंगा, लेकिन उच्च वर्गों में देखिएगा वह अपने ही जातियों में शादी नहीं करते, उप जातियों में। आप नोटिस करते होंगे अपने गांव में, क्षेत्र में नोटिस करिएगा कि कभी अपनी उप जाति में शादी नहीं करते हैं। मैं दीवानी में बैठता हूँ, वकील हूँ, तो मेरे इससे दुखित होकर के उन्होंने आत्महत्या कर लिया। सोचिए, उन्होंने कहा, हमने कहा क्या हुआ, बच्चा है, शादी कर लिया तो क्या दिक्कत है? आजकल तो तमाम चीजें सब चलती है। उन्होंने कहा कि नहीं साहब, ये सब हमारे यहाँ नहीं चलता है, ये बड़ा गलत हुआ है। तो सोचिए, वो इतने कट्टर हैं कि अपनी आत्महत्या कर ले रहे हैं, अपनी जान दे दे रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं कि दूरी खींच के बैठे हुए, कमान खींच के बैठे हुए। तो कमान खींचने से हमारा समाज एक होगा। समाज को एक करना है तो इन दोनों लोगों की विचारधारा पे चलना होगा। तो बाबा साहब और गाड़गे बाबा के विचारधारा पर चलिए, तब समाज यूनाइट होगा। अंतर जाति विवाह करिए और स्वभोज करिए। हमारे यहाँ आप खाइए, आपके यहाँ हम खाएंगे, तब जाकर के समाज यूनाइट होगा। हम भीम आर्मी वाले सिर्फ ये काम नहीं करने आते कि हम आपको वोट मांगने आए हैं कि भैया फलाने हम संगठन से आए हैं, आजाद समाज पार्टी से आए हैं, हमको वोट दे दीजिए। वोट अलग की राजनीति है। हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि समाज को अपने यूनाइट करना है, समाज को जागरूक करना है। समाज में जो भ्रांतियां हैं
विभिन्न जातियों को लेकर के जो भ्रांतियां है उस भ्रांति को दूर करना है। जाति भोज करना होगा, हमें जाति विवाह करना होगा, एक दूसरे के साथ उठना बैठना होगा। और जब तक ये चीज नहीं हो पाती है तब तक जातिगत जो वैचारिकी है उसको बना कर रखिए कि हमारी ये पुरखा है, ये हमारे पुरखा है, ये दोनों हमारे हैं। जब ये दोनों हमारे थे तो हम क्यों अलग हो? हम एक होकर के काम करना है। और मैं बता दूं, माननीय कांसीराम साहब की पुण्यतिथि आ रही है। उनके जिन्होंने जो संघर्ष किया, शायद आज हम आप जो कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, ये मंच लगा है, ये तमाम चीजें हैं, तो आज बाबा साहब को हम आप जान रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण ये मान्यवर साहब हैं। आज बाबा साहब हमारी गलियों में नहीं आए होते, अगर मान्यवर साहब नहीं होते तो बाबा साहब नहीं आए होते। बाबा साहब की किताबें सन 90 तक हमारे समाज में नहीं आ पाई। सोचिए कि जो लोग बाबा साहब की मूर्तियों को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, क्या वह हमारे समाज को बर्दाश्त कर पाएंगे? नहीं कर पाते। सोचिए ऐसे महापुरुष को जिनकी मूर्ति अमेरिका में लगती है, वहां की यूनिवर्सिटी के सामने उनकी मूर्ति लगती है, बच्चे अंदर जाते हैं तो उनको प्रणाम करके जाते हैं, उनको नमन करके जाते हैं। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य देखिए कि ऐसे महामानव की मूर्ति खंडित होती है। और सोचिए यही उच्च वर्ग में पैदा होते तो किसी की माई के लाल की औकात नहीं थी कि उनकी मूर्ति खंडित कर देता, लेकिन ये दलित समाज में थे तो इनकी मूर्ति खंडित होगी। और हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब हम जो एक संगठन का जो रास्ता प्रदान कर रहे हैं, आपको भीमा में एक प्लेटफॉर्म प्रदान कर रही है कि हम सभी इकट्ठा हो, किसी भी प्रकार का अन्याय हो, शोषण हो, दमन हो, उसको हमें मिलकर के खत्म करना है। और समय की कमी है, मैं अपनी एक बात बता करके खत्म करूंगा कि इस समय एक ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ है, एक जादूगर बैठा हुआ है हमारी कुर्सी पर, राजा बन करके बैठा हुआ है और जादू दिखाता है। जादू दिखाता है हमको और हम उसके जादू में फंसते हैं। जादू दिखाता है 5 किलो राशन का, जादू दिखाता है 2000 रुपए का, जादू दिखाता है गैस सिलेंडर का। लेकिन उस जादूगर वो एक झोला रखा है, वो झोले में से वही निकालता है और जादू दिखाता है। लेकिन एक दिन उसने कहा था कि मेरा क्या है जी, मैं तो फकीर आदमी हूं, मैं झोला उठा करके चला जाऊंगा। लेकिन तुमको ऐसे नहीं जाने देंगे, हम केतली वाले हैं भैया, आजाद समाज पार्टी वाले हैं। और तुम तो कहते हैं कि मैं चाय बेचता था, तो उनकी चाय की केतली हम छीन करके यहाँ आए हैं। अब उसका जो झोला है, जब वो जाने लगेगा, उसका झोला चेक करना है हमको, वो उस झोले में क्या क्या लेके जा रहा है। कहीं हमारी शिक्षा तो नहीं बेच के जा रहा है, उसको चेक करना है। कहीं हमारे विश्वविद्यालयों को तो नहीं बेच के जा रहा है, कहीं रेल की पटरियों को उखाड़ कर तो नहीं ले गया, कहीं रेल भेल से सबको तो बेच के नहीं गया। उसके झोले में बहुत कुछ है। उसके झोले के झांसे में जो 2 किलो 5 किलो राशन हमको मिल रहा है ना, ये हमारी पीढ़ियों के लिए जान लीजिए कि बहुत बड़ा काला धब्बा है। अच्छा ये बताइए, अगर हमको क्या चाहिए? सबसे पहली चीज चाहिए शिक्षा। शिक्षा मिल जाए तो हमारा बेटा ऑटोमेटिक कहीं कमा लेगा, चाहे या तो उसको सरकारी नौकरी मिले या तो कौशल डेवलप होगा तो कहीं भी जाकर के कमा लेगा। जो कमा करके 20,000 25,000 30,000 लाएगा, उससे मैं 5 किलो राशन खरीद के खाऊंगा तो स्वाभिमान से खाऊंगा। अभी तो एक कह रहा है ना कि क्यों खेत लेते हो राशन। अभी कुछ लोगों ने एक एमपी में मैंने देखा कि जियो आया है, जो उनकी पार्टी का सदस्य नहीं बनेगा उसको लाडली बहना योजना की एमपी में चलती है, उस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा 5 किलो राशन, नहीं चाहिए 2000 रुपए, तुम मेरी जो शिक्षा थी शिक्षा दे दो, बाकी तुम अपने पास रख लो। शिक्षा रहेगी, मैं अपने बच्चों को पढ़ा करके वहां से राशन भी ले लूंगा और सारे अधिकार भी ले लूंगा। ना तो तुम्हारा आयुष्मान कार्ड मुझको चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे 2 चीज चाहिए, शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए। तो शिक्षा और रोजगार की लड़ाई जो लड़े उसके साथ खड़े होइए, न कि उसके साथ जो हमें सिर्फ बहकावा करे, 5 किलो और 2 किलो के चक्कर में फंसाए, गैस सिलेंडर के चक्कर में फंसाए। कितना दोगे, कितना दिन देंगे भाई? हमें नहीं लेना है उनका। भाई समय की कमी है, जैसा कि मुझे निर्देशित किया गया है, अन्यथा वक्ता भी आ जाता है, बातें भी होती। फिर कभी ऐसा मंच लगाइए आप लोग, आप अपने बगल में लगाइए, गांव में इधर लगाइए, आगे लगाइए, समाज को यूनाइट करिए, लोगों को जागरूक करिए। हम लोग आपका साथ देंगे, चाहे किसी भी स्तर पर। भीम आर्मी का काम है कि कोई भी दिक्कत हो, चाहे 12 बजे हो, चाहे 2 बजे हो, चाहे 4 बजे की रात हो, लेकिन यदि अपने समाज पर कोई संकट आता है, यहाँ नंबर रखे हुए हैं, किसी भी नंबर पर आप फोन करिए, आपको जवाब जरूर मिलेगा, आपको सहयोग जरूर मिलेगा। तो हम उस संगठन से हैं। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, जय समाजवाद, जय गांधी बाबा। साधुवाद वकील साहब, कम समय में आपने बहुत सारी बातें यहाँ पे रखी।